Hello, good morning, student. Today I am Rahul, chemistry teacher, and today we will discuss the continued chapter of P block. And in that P block, we will discuss the NCERT solution of P block. Okay, let's discuss. तो बेटा हमने P block चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और P block चैप्टर को करने से पहले अब हमें पहले आपको रिवाइज करना आना चाहिए, पूरा रिवाइज कर लेना आप पूरा चैप्टर। इसके बाद ही हम ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको पी ब्लॉक का वो क्या कहता है कि डिस्कस द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15th एलिमेंट विद रेफरेंस टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट एटॉमिक साइज आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपने बेटा जनरल करेक्टरिस्टिक बतानी है ग्रुप 15th की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, एटॉमिक साइज, आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आपको पता ही है बेटा जो ग्रुप 15 होता है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP3 और डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा जो N की वैल्यू है वो क्या करती रहती है, इंक्रीज़ करती रहती है। जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये इसके मेंबर हैं, तो नाइट्रोजन की 2H2P3 है तो आर्सेनिक की क्या हो, फॉस्फोरस की क्या होगी 3H2 3P3 होगा। ऐसे जाओगे डाउन द ग्रुप 4H2 4P3 5H2 5P3 6H2 6P3 7H2 7P3। तो इस तरह डाउनवर्ड जाते हो तो जो N वैल्यू है वो क्या करती रहती है, इंक्रीज़ करती है। तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो नाइट्रोजन ग्रुप है बेटा जो 15th ग्रुप है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये 3 इलेक्ट्रॉन की तो इसको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कह सकते हो कि इसकी वैलेंसी जो है 3 है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, किसी से गेन कर सकता है, यानी -3 इसकी वैलेंसी कह दो, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कह दो। बट जो नाइट्रोजन के जो अदर मेंबर ऑफ ग्रुप है वो +3 एंड +5 दोनों क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन अपने ग्रुप के अंदर एक ऐसा है, ठीक है, जो मतलब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कैसे, जैसे मैं कहूँ कि जैसे PCl5 है, PCl5 तो बन जाता है बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीज़न है क्योंकि जो नाइट्रोजन है बेटा उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से वो जो अपना ऑर्बिटल है उसको एक्सपेंड कर सके। जैसे 3H2 3P3 है पर 3P के पास क्या है, 3D भी तो है बेटा, बट क्या 2H2 2P 2D होता है, नहीं होता। तो इस वजह से ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा से एक्साइट नहीं कर सकता। और हाँ एक चीज़ और है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है, इस तरह कुछ सिस्टम है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको पढ़ के बताते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कहता है कि ऑल दीज एलिमेंट हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये तो बात ठीक है भाई। एंड रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हाउ एवर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट एज द न्यूक्लियस विल हैव अट्रैक्ट 3 मोर इलेक्ट्रॉन। जो गेनिंग इलेक्ट्रॉन है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसको लेना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि न्यूक्लियस विल हैव टू अट्रैक्ट 3 मोर इलेक्ट्रॉन। तो ओके, दिस कैन टेक प्लेस ओनली विद नाइट्रोजन as it is the small size and the distance between the nucleus and the valence shell is relatively small। तो मतलब ये केस में नाइट्रोजन के अंदर हो सकता है कि -3 आ सके। The remaining element of this group show a formal oxidation state of -3 in their covalent compound. In addition to -3 state, nitrogen and phosphorus also show -1 and -2 oxidation state show कर सकता है, ठीक है। All the element present in this group शो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑल जो अदर मेंबर हैं। हाउ एवर द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जबकि जो स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करती रहती है, इंक्रीज। दिस हैपन बिकॉज ऑफ देयर इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बेटा। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट होती है, वो बहुत ही पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो जाते हैं। तो फिर क्या करता है न्यूक्लियस, क्या करता है, जो वे पार्टिसिपेट कर जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस के साथ पार्टिसिपेट मतलब कर जाते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो वे इसी से रिमूव हो सकते हैं। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं हम उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज ऑफ, बट डिक्रीज क्यों होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते तो साइज इंक्रीज कर जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन साइज। एटॉमिक साइज सेम चीज़ है, एटॉमिक साइज भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज ही करेगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ता है, इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ डिस्टेंस वीक हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये आपने बताने हैं इस तरह से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस। अगर हम नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी देखें देन किससे, फॉस्फोरस से, ऐसा क्यों, डिफर कहते हैं बेटा। अगर आपने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखा हो तो नाइट्रोजन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड में होता है, किस फॉर्म में होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड, जबकि फॉस्फोरस जो होता है P4 बनाता है, तो उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब एक चीज़ बताइए आप, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ा सा कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से रिएक्टिविटी में जो डिफरेंस आता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, इसी वजह से आता है क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि फॉस्फोरस क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। देखते हैं बेटा क्या लिखा है, नाइट्रोजन इज ए केमिकली लेस रिएक्टिव, दिस इज बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। In nitrogen atom, two nitrogen atom form a triple bond and this triple bond has a very high bond strength होती है which is very difficult to break, and it is because of nitrogen small size that it is able to form p-pi bond with itself। कौन, नाइट्रोजन जो होता है आपने देखा p-pi बॉन्ड होता है जिनमें आपका जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अंदर इस तरह से डबल बॉन्ड वगैरह का इस तरह कोई वो नहीं होता। थस फॉस्फोरस इज ए मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, फॉस्फोरस, किससे, नाइट्रोजन से। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, डिस्कस द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15। आपने कुछ जो केमिकल ट्रेंड है वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन अगर आप ट्रेंड देखते हो नाइट्रोजन के साथ है NH3 PH3 ASH3, तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, जनरल हाइड्राइड। और जिनका फॉर्मूला आप कह सकते हो MH3। M का मतलब यहाँ पे कोई मेटल, और H3 तो होगा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को कितनी की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है, तो ये तीन ही क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जनरली ये NH3 PH3 इस तरह से बनाता है। और जो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड है बेटा वो डिक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि जो इनकी न्यूक्लियस के साथ जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो इतनी जल्दी से इनकी होल्डनेस जो आप कह सकते हो कि वो कम हो जाती है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप EH3, वेयर ई क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम NH3 टू BiH3। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आते हैं रिएक्टिव टुवार्ड्स ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। रिएक्टिव टुवार्ड्स ऑक्सीजन में कैसा कंपाउंड बनाते हैं ये जनरल, M2O3। कैसा बनाएगा, M2O3 या M2O5। आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन के कौन से कंपाउंड ये, जैसे कि P2O5 होता है, फॉस्फोर पेंटाऑक्साइड्स बनाते हैं। द ऑक्साइड्स विद द एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीजन स्टेट इज मोर एसिडिक देन द अदर, हाउएवर द एसिडिक करेक्टर भी क्या करेगा, डिक्रीज करता ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्योंकि बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये थोड़ा सा मेटालिक करेक्टर आ जाता है, और आपको पता ही होता है जो मेटालिक करेक्टर होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या से होते हैं, आपके बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। इसके बाद है आपका रिएक्टिव टुवार्ड्स हैलोजन। भाई हैलोजन में क्या बनाएंगे, जनरल क्या बनाते हैं, NCl3 और NCl5 बनाते हैं ये भी, ठीक है। दो ही टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं ये भी, जबकि नाइट्रोजन नहीं बनाता इस तरह का NCl5। क्यों नहीं बनाता, मैंने आपको बताया क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। तो NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि इट्स लेक द d ऑर्बिटल। ओके, इसके बाद है बेटा रिएक्टिव टुवार्ड्स मेटल। मेटल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, बताया ये बाइनरी कंपाउंड। द ग्रुप 15th एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड इन विच मेटल एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट। भाई नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बट फास्फोरस नहीं बनाता है, ऐसा क्यों,
बेटा इसलिए नहीं बनाता क्योंकि नाइट्रोजन, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। नाइट्रोजन और फास्फोरस में अगर आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो स्ट्रेंथ है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन क्या करता है दूसरे हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही होगा, जैसे ये NH, ये H और ये H है, तो दूसरा नाइट्रोजन जो होगा वो दूसरा जो नाइट्रोजन है ये वाला, एक मिनट दोबारा बना देते हैं हम आपको, NHHH और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू फास्फोरस, दिस कॉज ए ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन इन NH3 then toward the phosphorus in pH3, hence the extent of hydrogen bonding in pH3 is very less as compared to NH3। ओके, तो दिस इज आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम 5th क्वेश्चन पे कि वाई नाइट्रोजन, हाउ इज नाइट्रोजन इज प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी, कि आप नाइट्रोजन जो गैस है लेबोरेटरी में आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए होता है अमोनियम क्लोराइड। जब आप अमोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हो विद सोडियम नाइट्राइड के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ N2 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो NO एंड HNO3 आर प्रोड्यूस इन ए स्मॉल क्वांटिटी, NO एंड HNO3 आर प्रोड्यूस इन ए स्मॉल क्वांटिटी एंड दीज आर द इम्प्योरिटी दैट कैन बी रिमूव्ड ऑन पासिंग नाइट्रोजन गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो कहता है कि पहले तो आपने बताना कि नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर होगी। तो नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट लेना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको N2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, उसके अंदर H2 और NaCl, और साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी बनेगी, NO और HNO3। कौन कौन सी इम्प्योरिटी बनेगी, NO और HNO3। तो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए आप नाइट्रोजन गैस को क्या करोगे, पास कराओगे, किसमें से, एक एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लेना है जिसके अंदर क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपने क्या करना है, उसको जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है डाइक्रोमेट, उसको आपने उसमें से क्या करना है बेटा, पास कराना है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन। तो आपकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। इसके बाद बेटा है हाउ इज अमोनिया इज मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। आपने बताना कि भाई जो अमोनिया है किस तरह से आप बनाते हो। तो बेटा अमोनिया बनाने का जो सिंपल सा प्रोसेस है हेबर प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस है। और लार्ज स्केल पे आप हेबर प्रोसेस से अमोनिया जो है उसकी यील्ड निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपको चाहिएगा कंट्रोल टेम्परेचर, जिसको आप बोलते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर, और प्रेशर ऑप्टिमम होने चाहिए, कुछ ज़्यादा होने चाहिए। द अमोनिया कंडीशन आपको पता है ये क्या होता है, कैसे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाने से अमोनिया गैस बनती है। और जो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखी गई है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो क्या है, -46.1 किलो जूल पर मोल है। कितनी है, -46.1 किलो जूल पर मोल है। और जो कि पता ही है आपको कि कैसी है वो, ओके। तो इसमें प्रेशर जो है आपका कितना होना चाहिए, 200 के अराउंड होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 के अराउंड होना चाहिए आपका जो प्रेशर है। और जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए आपका, प्रेशर होना चाहिए आपका 200 × 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर 4700 केल्विन। थर्ड है बेटा कैटलिस्ट सच एज ए आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ Al2O3 एंड K2 आपने इसके अंदर डालने हैं। तो इस तरह से आप ये डायग्राम देख रहे होंगे कि ये डायग्राम का जो है आप इंडस्ट्री में बना सकते हो। एक तरफ से आपने हाइड्रोजन पास करानी है और एक तरफ से आपने नाइट्रोजन पास करानी है। ये दोनों वहाँ जाके क्या होगा, कंप्रेसर लगा रखा है यहाँ पे हमने। इस कंप्रेसर से जो ये है सारी की सारी इस कैटलिस्ट चैम्बर में चली जाएगी। ठीक है, इधर से भी आप क्या कर रहे हो, कैटलिस्ट में जाएगी। कैटलिस्ट में यहाँ पे आपने क्या डाल रखा है, जो अपने Al2O3 और K2O डाल रखा है। यहाँ से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी N2 और 3H2+ 2NH3। फिर ये हाइड्रोजन गैस और जो अमोनिया, लिक्विड अमोनिया है, ये इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड अमोनिया चल जाएगी। लिक्विड अमोनिया फर्दर क्या होएगा, डिकम्पोजिशन होएगा। ये एक तरह से रिवर्सिबल होती है बेटा।
लिक्विड अमोनिया फर्दर डिकम्पोज होएगा, डिकम्पोज होकर N2 बनेगा और ये दोबारा से फिर इस तरह पंप में जाएगा और यहाँ से फिर दोबारा इसमें आएगा। यानी इस तरह से बेटा क्या करती है, साइकिल चलती रहती है। क्या करना है, अपने हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेनी है, यहाँ कंप्रेसर से कैटलिस्ट से आपकी रिएक्शन होकर ये बना देगा और यहाँ से लिक्विड जो आपकी नाइट्रोजन है, ये अमोनिया गैस है, ये दोबारा से कंटेनर में फर्दर डिकम्पोज होकर ये आपको पंप में जाएगी, पंप से दोबारा से इस तरह से ये रिएक्शन होती रहती है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका ये है। इसके बाद है इलस्ट्रेट, जो क्वेश्चन है आपका, इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, कि भाई जो कॉपर है वो डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे देती है नाइट्रिक एसिड। मैंने आपको जब कराया है तब बताया भी था नाइट्रिक एसिड के बारे में, जब कॉपर को आप डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दो रिएक्शन है बेटा, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। जो आपने ध्यान रखना है, जो डाइल्यूट होगा उसमें NO बनेगा और कंसनट्रेटेड में क्या बनेगा बेटा, NO2। बस ये ध्यान रखो, डाइल्यूट में NO और कंसनट्रेटेड में NO2 बनेगा, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडाइजिंग द मोस्ट मेटल। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा एंड टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 क्या देगा आपको, NO देगा, नाइट्रस एसिड देगा, और कंसनट्रेटेड क्या देगा, NO2। अब देखो उसकी ट्रिक थोड़ी सी बता देता हूँ। डाइल्यूट में हमेशा ऑक्सीजन कम होती है और कंसनट्रेटेड में ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखो। तो जब ज़्यादा होगी तो NO2 बनेगा, कंसनट्रेटेड लोगे तो NO2 बनेगा, बाकी तो दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही है। इसके बाद आपने गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 और N2O5 है, आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बेटा हम, कि NHH एंगल वैल्यू इज हायर देन PH और यानी अमोनिया जो है, जैसे अमोनिया हो गया, PH3 हो गया, तो उनमें जो एंगल है ना, बॉन्ड एंगल, वो कहता है ज़्यादा है किसमें, अमोनिया में, देन किससे, PH में से और इससे। तो अगर हम बात करें सबकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बेटा सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। क्या है सबकी हाइब्रिडेशन, sp3 है। चलो छोटी सी एक बात बताते हैं, चलो देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं बेटा, आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पर अगर बात करें बेटा, पेज नंबर 4 की बात चल रही है अभी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 7.9, क्लियर है। तो जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन की NHH ये लगा लिया और मैंने PH लगा लिया, ये लगा लिया। अब आप मुझे बताओ नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा, इनके जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ऊपर की तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नाइट्रोजन के पास ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में क्या हो जाती है बेटा, ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जब यहाँ पे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। तो रिपल्शन होने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया। जबकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में इतनी, मतलब नाइट्रोजन फास्फोर के बाद कंपेरिजन कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन ज़्यादा उसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन को, उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपैरिजन टू फास्फोरस। तो जितनी ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो नाइट्रोजन के NH3 के केस में जो NHH बॉन्ड एंगल है वहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। रीज़न यही है बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पढ़ो कि द अबाउट ट्रेंड इन MH बॉन्ड एंगल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। Since nitrogen is highly electronegative, there is a high electron density around the nitrogen atom. This causes greater repulsion between the electron pair around the nitrogen and resulting in maximum bond angle. We know that the electron negativity decrease on moving down the group. Consequently, the repulsive interaction between the electron pair decrease. Okay, बेटा next question है, why does R3PO exist but R3NO does not? सिंपल सा एक ही बात है बेटा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन अनलाइक फास्फोरस, लेक ऑफ डी ऑर्बिटल, फास्फोरस के पास जो होता है डी ऑर्बिटल होता है, जबकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से दिस रेस्ट्रिक्ट द नाइट्रोजन टू एक्सपेंड इट्स कोऑर्डिनेशन बायॉन्ड द 4। तो तभी यहाँ पर जो नाइट्रोजन है देखो वो 4 से ऊपर अपने बॉन्ड नहीं बना सकता। समझ में आई। अब R3NO है, 3 तो नीचे बन गए और